हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी बोहर एटॉमिक मॉडल। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, या उससे पहले हमने वेव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी। देन उसके बाद हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस किया, जिसके हिसाब से एनर्जी जो है कोई भी फोटोन या क्वांटा की कितनी आएगी, एन एच न्यू। एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एक फोटोन रहेगा तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर एन एच सी बाय लैम्डा हम उसे लिख सकते हैं, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन या फिर क्वांटा। मैंने आपको समझाया भी था। तो फोटोन और क्वांटा में डिफरेंस क्या है? अगर मान लो आप लाइट यूज कर रहे हैं, व्हाइट लाइट, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, उसको क्वांटा को क्या बोल देंगे हम, फोटोन। अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, वो क्वांटा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने नंबर ऑफ फोटोन्स वगैरह निकालने के क्वेश्चन किए थे। देन हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, एक बार उनको आप अच्छे से याद रखना कि इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी आइदर वर्क फंक्शन पर और इंसिडेंट एनर्जी पर। अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ सकती है, या आप वर्क फंक्शन कम कर दो मटेरियल का तो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। जो भी हम करंट सिचुएशन देखते हैं, या करंट जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर और बोहर मॉडल के अंदर काफी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, ठीक है। तो बोहर मॉडल जो है मेनली उसके पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। तो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या है, पहले अपन वो लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर मॉडल का, ये जो मॉडल है बोहर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, या मैं बोलूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मतलब ऐसा कोई भी एटम हो उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बोहर एटॉमिक मॉडल उसके लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं He प्लस कर दूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो बोहर मॉडल इसके लिए वैलिड होगा। सिमिलरली लिथियम 2 प्लस का एटॉमिक नंबर 3 है और 2 प्लस कर दिया मतलब दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचेगा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी वैलिड है। या मैं लिखूं Na 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, Na 10 प्लस अगर हम कर दें तो उसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा। मतलब कहने का ऐसा है, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है Z, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, Z-1 प्लस चार्ज होना चाहिए। तब उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके अंदर, एक, तब जाके बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा। चलिए तो फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल for hydrogen like atoms और single इलेक्ट्रॉन एटम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए वैलिड होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रोजन He प्लस, ठीक है, Li2 प्लस और Na10 प्लस, इन सब के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा। या मोस्ट जनरल एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, जितना एटॉमिक नंबर हो उस पर चार्ज कितना हो, एटॉमिक नंबर -1 प्लस चार्ज अगर है तो उसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। चलिए सेकेंड, बोहर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर लगाता है। वो जो सर्कुलर पाथ होते हैं वो फिक्स एनर्जी के पाथ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट। अब एक टर्म आपने सुना होगा शेल। तो बेटा शेल और ऑर्बिट के अंदर एक सिंपल सा डिफरेंस है कि 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं बोलूं 3D के अंदर क्या होगा, स्फीयर,
तो स्फीयर का अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा यहाँ पे तो मुझे 2D में क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्फीयर बना नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं 2 डायमेंशन में लिख रहा हूं तो दैट इज ऑर्बिट। अगर मैं 3D के अंदर बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, शेल। मतलब कहने का ये है कि ऑर्बिट और शेल दोनों सेम होते हैं, बस ऑर्बिट क्या होता है 2 डायमेंशन और शेल इज द 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिट, राइट। चलिए, तो सेकंड पॉस्टुलेट है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन फिक्स्ड एनर्जी circular path, fixed energy circular path called orbit or stationary orbit। स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं बेटा इनको हम, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, उस ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, या एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो। चलिए, थर्ड जो पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो या क्वांटाइज्ड वैल्यू। देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व in those orbit which have quantized value of angular मोमेंटम। अब क्वांटाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है बेटा एक पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी हो, वो हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बताया कि जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू आर, इसे एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसको फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो होता है उसके हिसाब से एक और होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं मान लो स्ट्रेट लाइन पास में जाता हूं तो उसे बोलता हूं लीनियर मोमेंटम। अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो मोमेंटम होगा उसे क्या बोल देंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम और इसके अंदर एक डिफरेंस होता है। देखिए लीनियर मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो m इंटू वी होता है, और सर्कुलर पाथ में हम मूव करते हैं इसलिए एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख देते हैं, m इंटू वी इंटू साथ में क्या कर देंगे, r से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। ठीक है, इतना सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। देखिए एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारे पास, दैट शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसके हिसाब से क्या हो गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, n जो है यहाँ पे या एंगुलर मोमेंटम m इंटू v इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट अगर है तो उसके लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जिसको L से लिखते हैं या m इंटू वी इंटू आर पे आप बोल सकते हो, लीनियर इंटू रेडियस कर देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू 1 तो हो जाएगा बेटा h अपॉन 2 पाई। अगर n इक्वल टू 2 हुआ सेकेंड ऑर्बिट तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई। अगर n इक्वल टू 3 है देन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ऑर्बिट हैं उनके बीच में एंगुलर मोमेंटम जो है वो 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, ये इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। n जो है इंटीजर होना चाहिए। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि n इज इक्वल टू 1/2। तो n इज इक्वल टू 1/2 आप नहीं बोल सकते कि 1/2 इंटू h अपॉन 2 पाई, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। n की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होने वाली है। ठीक है, चलिए
तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो, nh/2π के बराबर। चलिए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन, जैसे रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लगातार जो घूमेगा वो एनर्जी रिलीज कर दे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो बोहर ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उस ऑर्बिट के अंदर वो अपनी एनर्जी ना तो एमिट कर रहा होगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा। वो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब उसी केस में करता है जब उसको उस एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जाना होता है। ठीक है, देखिए फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन does not make या does not emit or absorb energy in an orbit। ठीक है, it only absorb or emit energy when electron make transition का मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना होगा तभी वो एनर्जी या तो रिलीज करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला। अब रिलीज और एब्जॉर्ब किस केस में कर सकता है बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हायर ऑर्बिट से अगर वो लोअर ऑर्बिट में आएगा तो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। राइट, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऊपर सीढ़ियां हैं, ऊपर की सीढ़ियों पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा। अगर नीचे से ऊपर अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी है तो एनर्जी लगेगी। राइट, एनर्जी लगेगी, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रॉम इट या लिखते फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज और फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और बात हम कर लेते हैं कि जो भी ऑर्बिट से उसने उन ऑर्बिट का नाम दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के, एल, एम, एन, शेल, ये नाम दिया है। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्बिट या फॉर n इक्वल टू 1 या शेल हमारे पास कौन सी जाएगी, के, एल, एम, एन, ओ, पी। बहुत सारे क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ा पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल लेटर में लिखा पीथ शेल अगर बोला है आपको, तो पीथ शेल के लिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब वो पीथ शेल की बात कर रहा है, मतलब 6 ऑर्बिट की बात कर रहा है। NH ऑर्बिट की बात कर रहा है, बड़ा वाला n लिखा है मतलब 4th ऑर्बिट की बात चल रही है। ठीक है, ये बोहर के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे जो हमें याद रखने हैं। इन पोस्टुलेट के बेसिस पर बोहर मॉडल के बहुत सारे एप्लीकेशन थे जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। दैट इज टू फाइंड द रेडियस ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये सब चीजें उसने एक्सप्लेन करी। चलिए उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे थे अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं जो बोहर ने जो है वो रेडियस ऑफ एटम बताई है कि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की वो रेडियस बता सकते हैं अपन। इससे पहले अपन ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था, दैट इज इन बोहर एटम, सॉरी दैट इज इन रदरफोर्ड मॉडल। उसके अंदर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आया था अप्रोक्सीमेटली 1.33 into 10 to the power minus 13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। पर इसने बताया अबाउट दी रेडियस ऑफ एटम। देखिए बेटा एक्चुअली में हुआ क्या, अगर मान लो ये हमारे पास कोई
एटम है, ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, और ये हमारे पास क्या है, मान लिया कोई भी हाइड्रोजन का ही फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के अंदर जो है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट शेल के अंदर, सॉरी फर्स्ट शेल होगी उसके अंदर, n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, -e है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हैव प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0, और हमारे पास सेंटर जो है न्यूक्लियस, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस e के बराबर, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का -1 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक सिंपल सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ रुकना है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर ये सोडियम का न्यूक्लियस होता, ठीक है, तो 10 प्लस कर दिए, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1, पर प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, तो प्रोटॉन कितने बेटा इसके अंदर, 11, इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो वो कितना होगा, -e, और इसका कितना होगा पॉजिटिव चार्ज, 11 × e हो जाएगा, अगर मान लो मैं सोडियम का न्यूक्लियस से मानता हूँ, इसका मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो 11 टाइम्स ज्यादा है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब सेंटर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींच लेना चाहिए था इसको, पर अगर इलेक्ट्रॉन स्टिल इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा हो क्या रहा होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस, या सबसे Q1 बोल देता हूँ मैं अभी, सेंटर है, सेंटर का चार्ज मान लिया मैंने, बोल दिया Q2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो Q1 कितना होना चाहिए, -e, और Q2 वो किसका चार्ज है बेटा, न्यूक्लियस का चार्ज है, तो अगर मान लो हाइड्रोजन रहेगा तो एक ही प्रोटॉन, हीलियम रहेगा, हीलियम प्लस तो 2 प्रोटॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन, मतलब उसका चार्ज कितना हो जाएगा, Z × e के बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर है तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कौन सा, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगी, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स क्या होगा, एक दूसरे खींच रहा है इस साइड में, इसका मतलब एक फोर्स जो है वो बाहर की साइड में भी लग रहा होगा, जो इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे स्टेबल करा रहा है। एक तो अंदर की साइड में लग रहा है कूलम्बिक फोर्स, और बाहर की साइड में जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लग रहा है बाहर के साइड में, और ये दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन इस जगह पे स्टेबल रह पाए। अगर मान लो आपने बाहर का फोर्स ज्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, अगर अंदर का फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर रहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो कूलम्बिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, कूलम्बिक फोर्स वो उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2/r²। बेटा ये वैल्यू अभी आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ये 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, K Q1 Q2/r² कूलम्बिक फोर्स। अब Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखो K Q1 की वैल्यू -e और Q2 है Z × e/r², तो देखो कितना बन रहा है बेटा, ये K -kZe²/r², ये कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, बाहर साइड में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज mv²/r होती है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों फोर्स को हम बराबर कर देंगे और फिर यहाँ से हम रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू मेंटेन, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन इन
an orbit Coulombic force and centripetal force must be इक्वल। दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वल कर देते। देखो बेटा क्या है, माइनस। अब देखिए एक फोर्स लग रहा है राइट साइड में, एक लग रहा है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि दोनों फोर्स में एक का साइन रहेगा पॉजिटिव और दूसरे का साइन क्या रहने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मान लो ये mv²/r इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ, या मैं से बोलता हूँ दोनों का मिला के 0 कर देते हैं। दोनों का मिला के मतलब हो जाएगा mv²/r माइनस kze²/r² दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे बन जाएगा mv²r इज इक्वल टू kze²/r²। बाहर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज mv² इज इक्वल टू kze²/r। एक तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और एक और इक्वेशन जो है वो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट से हमारे पास आती है, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हम याद रखेंगे। देखिए पहली चीज हमारे पास हो गई एप्लीकेशन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए पहली इक्वेशन तो हमारे पास हो गई mvr इज इक्वल टू nh/2π और सेकेंड है हमारे पास mv² इज इक्वल टू kze²। बेटा यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू का अभी अपने को काम नहीं है। z एटॉमिक नंबर है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, r रेडियस होगी दोनों के बीच। सेम यहाँ पे m नंबर ऑफ शेल हो जाएगा, m मास हो गया, v वेलोसिटी, r रेडियस, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2π जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, r। इसका मतलब यहाँ पे जो v का टर्म है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो r का टर्म बचेगा। देखो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है इक्वेशन से, nh/2π m r के बराबर आ रहा है। देखो v, ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखो m v² की जगह nh/2π m r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू kze²/r हमारे पास बन जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो, ये बनेगा देखो m n² h² 4π² m² r² इज इक्वल टू kze²/r। अब देखो r से r² कैंसिल आउट हो गया, m से ये n² कैंसिल आउट हो गया और कोई नंबर हमें यहाँ पे कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा है। मतलब क्या बचेगा यहाँ पे, देखो अगर इसको हम आगे लिखें तो देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये r इसको इस साइड में लेके आ गया, मैं इन पूरे नंबर को इस साइड में लेके आ जाओ तो r इज इक्वल टू बचेगा h² n² अपॉन 4π² m ke² इंटू z। ये नंबर हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो देखो h भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, k की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 9 इंटू 10⁻9, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो सारे नंबर हैं ये सबके सब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू इसमें अगर रख दें उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो सिंपल सी है 0.529 और ये क्या नंबर बचेगा n²/z का टर्म बच जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी रेडियस और इसकी यूनिट जो रहेगी वो एंगस्ट्रॉम रहेगी। कहने का मतलब ये पूरा फॉर्मूला या पूरा डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना है, सिंपली रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और z
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। बस ये दोनों चीजों से हमें मतलब है, रेडियस का फॉर्मूला ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 0.53 भी लिखा होगा तो भी हमसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली पहले हमने क्या किया था बेटा, v को सब्स्टिट्यूट किया था। इस बार हम किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यहाँ से r की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई mv हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन थी mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz e स्क्वायर बाय r। तो r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो तो r की जगह nh अपॉन 2 पाई mv का टर्म आ जाएगा। तो एक v से ये v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, सॉरी v की वैल्यू v इज इक्वल टू kz e स्क्वायर इनटू 2 पाई अपॉन nh। ठीक है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो v इज इक्वल टू k e स्क्वायर 2 पाई इंटू जेड अपॉन एच इंटू एन। अब देखो बेटा यहाँ पे भी सारे टर्म कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, h की वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये भी सारी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2.188 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 2.188 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जेड बाय एन। सॉरी 2.188 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 की हो जाए 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, ये वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। भाई जेड एटॉमिक नंबर और एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो दो एप्लीकेशन हमने देख लिया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी एनर्जी। थर्ड हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं सिंपली, तो वो क्या होनी चाहिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो तो हमें पता है कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का काम हो गया, इसका यूज हम करेंगे। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, mgh, मतलब फोर्स इनटू हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना था, यहाँ पर हमने स्टार्ट देखा था k जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सिमिलरली जो दो रिलेशन हमने देखे थे वहां पर, एक था mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर और एक रिलेशन था mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो बेटा यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या बन जाएगी, 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो इससे अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो वो हो जाएगी बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक की वैल्यू है
kz² और पोटेंशियल की वैल्यू है -kz²/r। चलिए इसका एलसीएम ले लिया मैंने 2r, तो वैल्यू क्या बनेगी kz² - 2kz²। तो मतलब ये बनने वाला है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -kze²/2r। चलिए तो ये तीन रिलेशन अभी हमारे पास आए हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी ये वाला, काइनेटिक एनर्जी ये होगी और टोटल एनर्जी हमारे पास ये होगी। चलिए बेटा अब इन काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल के अंदर अगर मैं रिलेशन डिराइव करूं तो इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखिए अगर इस काइनेटिक को और टोटल को मैं देखूं तो इन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज ऑफ नेगेटिव साइन। मतलब काइनेटिक में नेगेटिव नहीं है और टोटल एनर्जी में देखिए नेगेटिव साइन का डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं पोटेंशियल और टोटल की, इसमें नेगेटिव नेगेटिव कॉमन है, kz² ये भी कॉमन है, r भी कॉमन है, बस यहाँ पे 2 का टर्म मिसिंग है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे टू फाइंड दी टोटल एनर्जी। उससे हम क्या करेंगे, काइनेटिक भी निकाल लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, तो उसके थ्रू देखिए हमें ये समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी के बराबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आप याद रखेंगे, जितना भी हमने एनर्जी के रिलेशन डिराइव किया अभी उसका यूज नहीं है, हमें ये याद रखना है कि टोटल हम निकाल लेंगे बेटा, काइनेटिक निकालने तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल निकालने तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, फिर हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से भी -kze²/2r। अब मुझे r पता है, r की वैल्यू जो हमने पहले डिराइव करी थी, r की वैल्यू कितनी आई थी, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया था बेटा। r की वैल्यू हमारे पास आई थी n² h² 4π² mkz ठीक है, ये हमारे पास पहले रेडियस की वैल्यू आई, n² h² 4π² mkz ठीक है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्या बनेगा, देखो -kze²/2 n² h², ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4π² mkz²। ये मैंने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, सिंस r इज इक्वल टू क्या है n² h² 4π mkz²। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो देखो क्या बना बेटा, टोटल एनर्जी माइनस 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो -2π² e² into e², that is e⁴ k into k, मतलब k² m, एक ही टर्म है m का यहाँ पर, और क्या बचा बेटा यहाँ पे e हो गया m हो गया, z into z, देखिए ये बन जाएगा z², नीचे जो टर्म बच रहे हैं वो क्या है h² into n²। तो फिर से ये जो टर्म है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट हमारे पास होगा। एक आध दो क्वेश्चन है मॉड्यूल में जिसमें टोटल एनर्जी की वैल्यू ये दे रखी है, हम इसका यूज कर लेंगे, आंसर टिक करना है सिर्फ वहां पे। तो ये वैल्यू है, इन सब में सारे टर्म कांस्टेंट है, फिर से सभी की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो टोटल एनर्जी विल बिकम -13.6 z²/n², 13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हमारे पास जो है टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये यूनिट जो रहेगी वो रहेगी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, नहीं तो आप ये याद रखो, उसमें जब भी जूल में पूछेंगे तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जूल वाला आंसर निकाल दें। तो 13.6 Z square by n square is the energy of electron in any orbit। यहाँ से काइनेटिक भी आ जाएगी, यहीं से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। चलिए, तो बोहर मॉडल की एप्लीकेशन जो है वो 3 है, जिसमें अपने 3 चीजें डिराइव करिए। एक तो हो गया हमारे पास एनर्जी, एक हमने पढ़ा था रेडियस दैट इज 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वेलोसिटी 2.188 into 10⁻⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। और एक हो गया एनर्जी दैट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के अंदर वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, द रेडियस, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन का तो कौन सा ऑर्बिट है, पहला। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला 0.529, पहला ऑर्बिट है तो n = 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना है, 1। ये तो हमारे पास हाइड्रोजन की रेडियस हो गई। लिथियम की रेडियस अगर निकालनी होगी तो लिथियम के लिए फॉर्मूला 0.529, सेकेंड ऑर्बिट तो n = 2, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इन दोनों का रेशियो भी हम ले सकते हैं बाय डिवाइडिंग देम। तो रेशियो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा 3/4। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी निकालनी है हमें, पहले n = 1 की एनर्जी निकालनी है। n = 1 की एनर्जी कितनी होगी, -13.6। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर भी 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ ऑर्बिट भी 1 दिया है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। n = अगर 2 कर दिया बेटा मैंने तो -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट n = 3 की अगर मैं बात करूं तो -13.6 एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, और 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली n = 4 के लिए आ जाएगा -13.6 1/16, तो ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट n = 5 के लिए भी हम निकाल सकते हैं, -13.6 1/25, और वो आ जाएगा कितना -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने क्यों की, एक और हम लिख लेते हैं। n = इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, -13.6 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। मतलब किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। अब बेटा ये जो सारी जो चीजें हैं इनका यूज हम आगे
कोई भी दो ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस के लिए यूज करें। कहने का मतलब अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझे तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है -13.6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लूं मैं तो वो डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगर मैं थर्ड से सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, ये पहला और दूसरा ऑर्बिट का डिफरेंस था, अगर मैं इन दोनों ऑर्बिट का डिफरेंस लूंगा तो वो डिफरेंस इस डिफरेंस से कम आएगा। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस जो है और भी कम आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऑर्बिट्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए कोई कोई एग्जांपल हम बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर वर्ड यूज किया है तो बेटा देखिए n=1 अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, n=2 है तो जब ग्राउंड से एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, 2 पर ही जाएगा। तो पहली बार एक्साइट किया तो कहाँ जाएगा, 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये याद रखेंगे टर्म्स हम। अगर मान लो फिर उसके बाद एक्साइट किया तो पहले पहले सेकंड सीडी पे गया, उसके बाद थर्ड सीडी पे जाएगा, तो पहला एक्साइटमेंट और ये सेकंड एक्साइटमेंट हो जाएगा, इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट एक्साइटेड इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारे पास में। तो हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n=3 की रेट निकालना है हमें, n² तो 0.529 n=3 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट है एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम की रेडियस हो जाएगी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो इस तरह से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, अगर ऐसे टर्म्स है तो उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक सवाल है, if the potential energy of electron if the potential energy of electron is -6.8 electron volt, find out the kinetic energy, find काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। चलिए ऐसा सवाल अगर आपके पास, तो अभी हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी या इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो देखिए अगर मुझे टोटल निकालनी है तो उसके लिए तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 कर देंगे। पोटेंशियल है -6.8 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा -3.4। अच्छा अभी हमने देखा था 3.4 कौन सा ऑर्बिट की एनर्जी थी बेटा, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी थी हाइड्रोजन के। अगर काइनेटिक निकालनी है तो वो क्या होगा, टोटल एनर्जी का नेगेटिव, तो आंसर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछ लेंगे कौन सा ऑर्बिट है तो हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा, नहीं तो हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिट होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, फाइंड द मैक्सिमम रेडियस वेयर दिस ऑर्बिट कैन फिट। तो दोनों को फिट अगर करना है तो दोनों की रेडियस हम बराबर कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी हम पता कर सकते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो आप आगे आप सॉल्व कर ले। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट। दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी की हम बात करें तो मान लो पहला n1 ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगी। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं ले रहा हूँ डेल्टा ई, दैट इज E2 माइनस E1 अगर अपन कर रहे हैं वो हो जाएगा देखो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस उसकी वैल्यू क्या है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। देखो यहाँ से मैंने डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे क्या बचेगा n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी दो ऑर्बिट के बीच। अब इसके अंदर अगर मान लो मैं n1 और n2 की बात करूं, अगर मैं n1 छोटा लेता हूं और n2 बड़ा लेता हूं तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। सॉरी, n1 बड़ा लेता हूं n2 छोटा लेता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगर n1 छोटा है n2 बड़ा है तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब n1 अगर बड़ा है n2 से तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है। या आप इसको ऐसे याद रखना कि n1 का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 का मतलब जहां पर जाता है। ठीक है, तो n1 n2 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज n1, जहां पर जा रहा है दैट इज इक्वल टू n2 हमारे पास हो जाएगा। तो n1 n2 हमें पता लग जाएगा। ये दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा फाइंड दी, एग्जांपल कर लेते हैं अपन, फाइंड दी एनर्जी required to excite the electron from n equal to 1 to n equal to 3 in हाइड्रोजन एटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी कितनी लगने वाली है 13.6, 1 का स्क्वायर, n1 कितना होगा 1 और n2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13.6 इंटू 8/9 हो जाएगा ये डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो 1.51 इंटू 8 4 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बोर मॉडल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। और भी जैसे अगर मान लो आपसे पूछ लिया एक्साइटेशन, तो ग्राउंड से हायर स्टेट में कौन से स्टेट में जा रहे हैं वो वाले टर्म्स भी हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर वर्ड यूज हुआ सेपरेशन तो उसका मतलब क्या है वो हम उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में बता देता हूं जो क्वेश्चंस में यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया है फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसका मतलब होता है कि n1 इक्वल टू 1 से लेके कहां पे लेके जाना है उसको n2 इक्वल टू इन्फिनिटी रिमूव करने का मतलब ये हो जाए। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस क्या है 13.6 जेड स्क्वायर, n1 की वैल्यू हो गई 1 और n2 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी तो हो गया 0, ये हो गया 1, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, बस हमें याद रखना है n1 1 होता है और n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन केस ऑफ आयोनाइजेशन। सेकेंड हमारे पास हो गया एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मैंने बताया भी कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल
n1 इक्वल टू तो 1 ही रहेगा। उसके लिए एक्साइटेशन के लिए n2 कैन बी 2 3 4 5 6 7 किसी भी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हैं। और अगर आप 1 से 2 लेके गए तो इसे बोलेंगे बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन। अगर आप n1 इक्वल टू 1 से n1 इक्वल टू 3 पे लेके गए तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। 1 से लेके अगर आप 4 पे लेके गए दैट इज थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब 1 से 2। फाइंड थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी दैट इज 1 से लेके 4 पे जाने की एनर्जी को थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक और टर्म है दैट इज सेपरेशन एनर्जी। तो किसी क्वेश्चन में अगर सेपरेशन पूछा है इसका मतलब होता है सेपरेट करना। सेपरेशन का मतलब तो ग्राउंड स्टेट से अगर अलग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आयनाइजेशन, और किसी भी हायर स्टेट से अलग करते हैं उसे बोलते हैं सेपरेशन। ये हो जाएगा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेट। कहने का मतलब है यहाँ पे n1 कैन बी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और n2 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे ले जाने की एनर्जी को क्या बोल देंगे सेपरेशन। ठीक है, फॉर्मूला इनमें वही लगने वाला है कि दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस। जैसे मान लो मैं सेकेंड से इन्फिनिटी लेके गया तो हम क्या बोल देंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर थर्ड से इन्फिनिटी लेके गए ये क्या हो जाएगा सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। फोर्थ से इन्फिनिटी आप लेके गए तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी हमारे पास तरह टर्म होते हैं। ठीक है, ये टर्म यूज करके और फॉर्मूला हमें यही लगाना था 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप बोहर मॉडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कि दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस, आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, सेपरेशन एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वही असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।